नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 93 सीटों पर मतदान गुजरात विधानसभा की इस समय चल रहा है। आखिरी घंटे का मतदान है। अगर आपके इलाके में वोटिंग चालू है तो जाकर आप वोटिंग करें, क्योंकि भले ही पूरे राज्य का जो औसत है वो 3 बजे तक 51% रहा है, लेकिन कुछ शहरी इलाके हैं जिनमें अहमदाबाद भी शामिल है, जहां पर वोटिंग प्रतिशत काफी हद तक पिछड़ा हुआ इस समय नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको साथ में यह भी बता दें कि आज का दिन काफी अहम इस लिहाज से भी रहा कि बड़े बड़े नेता यहां पर, आज बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर वोट डालती हुई नजर आई। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे वोट डालने अपना। हालांकि उसके बाद इस पर सियासी बवाल भी मचा जब अशोक गहलोत की तरफ से चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की बात कही गई कि एक रोड शो की तरह का था, या फिर अमित शाह ने वोट डाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने वोट डाला। ये तमाम तस्वीरें जो गुजरात चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की आज की हाइलाइट्स रही हैं। अब अंतिम 1 घंटा वोटिंग का, साथ ही हम ये भी बता दें आपको कि इसके साथ ही 5 बजे शाम से आज तक पर एग्जिट पोल की शुरुआत हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर भी नजर हमारी, और साथ में गुजरात का जो चुनाव संपन्न होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात में दूसरे दौर का चुनाव बेहद रोचक रहा, खासतौर पर तस्वीरों और विवादों के लिहाज से। पीएम मोदी अहमदाबाद में वोट देने पहुंचे, कार से उतरकर पैदल चलकर बूथ तक पहुंचे और वोट डाला। बाहर आकर गुजरात की जनता का आभार जताया। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मगर उसके बाद जब वापसी में उन्होंने अपने काफिले के साथ लोगों का अभिवादन किया तो कांग्रेस की त्योरी चढ़ गई। उसने इसे आचार संहिता को तोड़ने का मामला माना। लगातार हम लिख भी रहे हैं और ये जो आज रोड शो वाला मामला है, इस पे हम आगे कुछ कार्रवाई भी करने वाले हैं। चर्चा हमारी चल रही है, हमारे कानूनविद जो हैं उनसे भी चर्चा हो रही है। इसको हम बहुत बड़े स्तर पर जरूर उठाएंगे। अमित शाह पूरे परिवार के साथ नारायणपुरा में वोट देने पहुंचे। कांग्रेस की शिकायत है कि अमित शाह के साथ गुजरात के एक सांसद नजर आए जो प्रचार करते दिखे और बीजेपी के नाम का नारा लगा रहे थे। लेकिन जिन नारों ने आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार यशोधन गढ़वी को परेशान किया, वो घाट लोडिया में लगे। घाट लोडिया से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उम्मीदवार हैं। यशोधन गढ़वी जब वोट डालने के लिए पहुंचे, मोदी मोदी के नारे लगे। इन नारों पर गढ़वी ने क्या कहा, सुनिए। नारे लगने से अच्छी शिक्षा मिल रही है तो जोर से नारे लगनी चाहिए। अगर नारे लगने से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलती है तो जोर से नारे लगनी चाहिए। अगर नारे लगने से आपसे करप्शन फ्री गुजरात अगर बन सकता है तो नारे लगनी चाहिए। मैं तो ये मान रहा हूँ। मैं तो देखो, नरेंद्र मोदी की जो रोड शो चल रहा था उसमें केजरीवाल जी के नारे लगे। नारे लगने से कुछ नहीं होना। दूसरे दौर के मतदान के दौरान पीएम मोदी की मां हीराबा ने वोट डाला। उनकी उम्र 100 साल है। इसके बावजूद उन्होंने बूथ पर आकर वोट डाला। गाड़ी में इस वक्त उनको बिठाया जा रहा है क्योंकि उम्र काफी ज्यादा है, 100 साल की उम्र है, खुद चल नहीं सकती है। व्हील चेयर के जरिए उन्हें यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे लाया गया है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी जो है, ये सीधे तौर पर एक संदेश है वो उन लोगों के लिए जो वोट नहीं डालते हैं, उन लोगों के लिए ये संदेश है कि उनको वोट डालना चाहिए। हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपनी संवाददाता गोपी घांगर के पास, जिस बूथ पर वो इस समय मौजूद हैं, जहां मतदान चल रहा है। वहां कुछ हंगामा हो रहा है, क्या हो रहा है गोपी?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको विजुअल्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगी। ये अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया का इलाका है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो गए। आप ये दृश्य देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। लोगों की ये कंप्लेन है कि सुबह से ही यहाँ पे मतदान जो है वो काफी स्लो किया जा रहा है। लोग 2-2 घंटे से यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन मतदान जो है वो काफी स्लो किया जा रहा है। हमारे साथ महिलाएं यहाँ पे मौजूद है जो पिछले 2 घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई थी। ये बताइए क्या परेशानी आ रही है? सुबह 1 बजे भी आके गए, इतनी लाइन, अभी भी इतनी लाइन, इतनी यानी यहाँ पे नंबर ही नहीं आ रहा है। वोटिंग कब करेंगे? टाइम पूरा हो जाएगा, फिर हमारा वोटिंग रह जाएगा। टाइम पूरा हो जाएगा हमारा। मशीन चल रहा है, बहुत स्लो मशीन चल रहा है। मतलब से इतना यहाँ पर इतना सारा ये 3 बजे से लगे हुए हैं। 64, 66 में बहुत सारे ऐसे ही बहुत इतना रश लगा हुआ है कि कोई जाने का कोई वक्त नहीं मिल रहा है। ऐसे परेशान हो रहे हैं सारे लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चाचा, क्या परेशानी हो रही है? सुबह 8 बजे से बिल्कुल स्लो चल रहा है, और उसमें भी क्या है मालूम है कि प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर बैठे हैं वो भी ना कुछ भी बोलते ही नहीं है। उसको बस जैसा चलता है वैसा चलता चलेगा, बोलो क्या करना है तुमको, ऐसा बोल रहे हैं। तो अब क्या करने का, हमारे को क्या कहाँ जाने का, चलो बताओ। अच्छा, ये आप ही के बूथ में हो रहा है या आसपास के सभी इलाके में? क्योंकि जमालपुर खाड़िया यहाँ पे लगभग बूथ कर ले रहा है, बिल्कुल स्लो चला रहे। मैं वोट देने गया, मैं कहा तुम यार तुम्हारे घर से फोन आवे या किसी का फोन आवे, तुम फोन लेके बैठो अंदर लाने की मनाही है फोन, तो तुम फोन लेके बैठो अंदर, मैं फोन तुम्हारा बंद करो, हमने इसको बोला है। बिल्कुल, आप बताइए क्या कहेंगे? हम सुबह से कर रहे हैं, 1 बजे आके गए, इतनी लाइन, अभी आए, इतनी लाइन है ना, हम कंडाल के, फिर हमारा वोटिंग कब आएगा? कितनी परेशानी हो रही? कब से आप यहाँ पे लाइन में खड़ी हुई? कब से खड़े हैं? 1 कलाक हो गई। तो कब से आए थे? तो अभी नंबर आया 2 कलाक से। सुबह भी 1 बजे ऐसा ही बोला, क्या ना इतनी लाइन है, तो फिर हम वोटिंग रह जाएगा ना हमारा। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पे पहुंची हुई है। जमालपुर खाड़िया का मत क्षेत्र है जहाँ पे वोटिंग में फिलहाल इन लोगों का ये कहना है कि खास करके जो लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि वोटिंग जो है वो काफी स्लो हो रही है। दूसरे लोगों से बात करते हैं। आप लोग कब से यहाँ पे खड़े हुए हैं? 1 घंटा ऊपर हो गया है। और वोट क्यों आप लोग यहाँ पे स्लो होने की वजह क्या बता? ये कुछ बता ही नहीं रहे, अपने हिसाब से अंदर ले रहे हैं सभी को। कुछ पूछ रहे तो सबको एक ही जवाब दे रहे, लाइन में खड़े रहो बस। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप पुलिस जो है और फोर्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्स, ये दोनों ही यहाँ पे तैनात हो गई है। हर एक को जांच करके यहाँ पे अंदर जाने दिया जा रहा है। ये बताइए आप लोग कितने घंटे से यहाँ पे खड़े हुए? घंटा हो गया, 1 घंटे से खड़े, लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पे लेट हो रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मशीन तो बराबर ही चल रहा है, लेकिन लोग ज्यादा है, इसके लिए वेट करना पड़ रहा है। अच्छा, लोग ज्यादा इसलिए वेट करना पड़ रहा है, इस तरीके का कहना है। देखिए यहाँ पे लेकिन जो लोग हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ ये जो बूथ है, बूथ पे अगर आपके पास तो आमतौर पर अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से निर्णय भी लिया जाता है कि क्या वोटिंग के समय को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, या फिर ये देखा जाए कम से कम कि अगर लोग वहां पर हैं और वोट अपना अभी तक नहीं डाल पाए हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। बहरहाल अभी वहां पर हंगामे की स्थिति जरूर है। यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट जहां पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ हैं। हेमंत शाह जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है आपका, और साथ में केतन त्रिवेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं अहमदाबाद से ही। साथ में हमारे साथ स्टूडियो से संजय कुमार जो कि सिफोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर एंड को डायरेक्टर लोक नीति CSDS हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो हंगामा देख रहे हैं हम उम्मीद करें कि उनको मिल जाएगी आगे वोटिंग का थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाएगा। क्यों इस वजह से हो रहा होगा? क्यों उन लोगों को लग रहा है कि कुछ अन्याय सा हो रहा है? देखिए, ये बात ऐसी है कि लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि हो रहा है। हाँ, ऐसे ही तो नहीं लगेगा किसी को जी, तो कोई ना कोई वजह है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग बोल रहे थे कि इनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने नहीं दिया जा रहा। अगर वहाँ के चुनाव के अफसर जो हैं वो भी अगर ये कह रहे हैं कि जो होगा है हो रहा है वही होने वाला है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि वो एक पार्टी के विशेषज्ञ की तरह बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए जिसकी जिम्मेदारी है, वैसे जो अफसर उन लोगों को अपना फर्ज निभाना चाहिए। अगर वो नहीं निभा रहे हैं तो वो भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है कि उसका क्या किया जाए। हाँ। लेकिन जो लोग लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, उनको वोट दिया जाए, वोट देने का अधिकार इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए चुनाव आयोग को आपकी माइक लंबा में कुछ समय देना दिक्कत आ रही चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो लोग अभी कतार में खड़े हैं, भले ही 5 बज जाए, लेकिन उनको अपना मताधिकार का प्रयोग करने देना चाहिए। ये 51% 3 बजे तक हम उम्मीद करें कि जो कम से कम इस दौर के मतदान का, इन सीटों का जो रिकॉर्ड रहा था, आज कम से कम गुजरात अपनी इज्जत बचाएगा कि नहीं, लोग निकले हैं वोट करने के लिए। क्योंकि जब आपको कोई नहीं पसंद होता है तो नोटा तो है आपके पास, निकले तो सही है आप। जी बिल्कुल, ये उदासीनता का कारण तो अभी समझ के बाहर है कि क्यों आखिरकार इस बार गुजरात का वोटर वोट देने के लिए नहीं निकल रहा है। निश्चित तौर से ये दोनों पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है, खास करके अर्बन इलाके में जिस तरह से उदासीनता देखने को मिली है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अर्बन वोटर है वो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटेड वोटर माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह की कैडर है भारतीय जनता पार्टी के पास, अभी 4 बजे तक का जो हमें टेंटेटिव फिगर्स मिल रहे हैं वो 55% वोट बता रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एवरेज समवेयर बिटवीन 62 to 65% वोटिंग दूसरे फेज में हो सकता है, क्योंकि लास्ट आवर में हर एक पार्टी के कार्यकर्ता भी निकलेंगे, उम्मीदवार के जो समर्थक है वो भी निकलेंगे कि जहां बाकी वोटर्स रह गए उनको वोटिंग बूथ तक लाने के लिए। 1 घंटा आखिर का बचा है और इसीलिए लग रहा है, देखिए एक औसत अगर हम देख रहे हैं 4 बजे तक का, तो लगभग अगर 54-55% भी है, लेकिन इसमें आप अलग अलग देख लीजिए। आप भले ही बनासकांठा जैसी जगहों पर 55% से ज्यादा सबसे आपको ज्यादा वोटिंग देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा, लेकिन उसमें आपको अहमदाबाद जैसी जगह भी दिख जाएंगी जहां पर 46 के आसपास वही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संजय जी देखिए, जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं कि हम अमूमन देखते हैं शहरी इलाकों में तो मतदान कम होता है। अगर अहमदाबाद को देखें तो पिछले 4 चुनाव में देखेंगे तो अहमदाबाद में एवरेज से थोड़ा कम हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट्स अभी इस वक्त आ रही हैं कि तकरीबन अभी 3 बजे तक अहमदाबाद में 40 या 42% मतदान हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत कम रहने वाला है। और जिस इलाके का जिक्र हो रहा है बनासकांठा, जहां पर टर्नआउट हाई हुआ है, ट्राइबल डोमिनेटेड इलाका है, उन इलाकों में पहले भी मतदान एवरेज से बेहतर होता रहा है। मुझे लग रहा है उसी ट्रेंड पे जा रहा है, लेकिन कुल मिला के ये दिख रहा है पिछले चुनाव की तुलना में तो टर्नआउट गिरता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है। सेकंड फेज में भी वैसे ही कुछ हालात हैं जैसे फर्स्ट फेज में थे। अब किस पार्टी को नफा होगा, किसको नुकसान होगा, विनोद जी, ये तो एक तरफ है और शायद नतीजे के बाद, लेकिन उदासीनता हो जाती है, दिख जाती है मतदाताओं की एक ऐसे समय में जब चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ज्यादा अपीलें की जाती हैं, गली गली में, चौराहों पर, हर जगह पोस्टर्स लगे होते हैं और मतदाता कहने के लिए जागरूक हैं, गुजरात जैसे राज्य में खासकर। देखिए, चुनाव आयोग तो पूरा प्रयास करता ही है, हम लोग मीडिया के लोग भी कितनी अपील करते हैं। और अहमदाबाद में जहां मोदी जी ने 2 रोड शो लगभग किए, आज भी वोट डालने गए, खुद वहां बैठे हुए हैं, उसके बाद भी अगर टर्नआउट कम हो रहा है तो थोड़ा सा ये एक मतलब विश्लेषण का विषय है। मुझे लगता है श्वेता जी कि इसमें जो है दरअसल हाई टर्नआउट तब होता है जब किसी पार्टी के प्रति पक्ष में बहुत ज्यादा उत्साह हो, या चाहे सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में या किसी विपक्षी पार्टी के पक्ष में। जो इस तरह का टर्नआउट जो आ रहा, चाहे पिछले फेज का भी यही हाल था और इसमें भी उसी तरह से दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि न तो बहुत ज्यादा प्रेम सत्ताधारी पार्टी के प्रति है और न बहुत ज्यादा उत्साह जो है विपक्षी पार्टी के प्रति है। इसका मतलब मतदाताओं ने एक तरह से ये मान लिया है, एक औपचारिकता के नाते, भाई चलो चुनाव हो रहा है, वोट डालना, वोट डाल देते हैं, उस हिसाब से निकल रहे हैं। एक बात जरूर मुझे आश्चर्य करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है, जो गुजरात में सबसे ज्यादा है, देश में अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा गुजरात में है, और जो घर घर मैन टू मैन मार्किंग करके वोट डलवाते रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, पार्टी के बीजेपी के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, पूरा एक जो लंबा नेटवर्क है। क्या इस बार आप अगर जो स्थानीय अपने विश्लेषक बैठे हुए हैं, पत्रकार लोग, अगर वो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें तो बेहतर होगा कि वो क्या सक्रिय नहीं है इस बार, या सक्रिय अगर है तो उसकी बात लोग सुन नहीं रहे हैं, क्या वजह है? वरना तो इस मामले में बहुत आगे रहते थे वोट डलवाने में।
ये मुझे, और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा ये विश्लेषण जरूरी है कि किस इलाके के लोग, किस वर्ग के लोग, कौन से लोग नहीं निकले या कौन से लोग ज्यादा निकले, उससे कुछ अंदाज लग सकता है कि किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। क्योंकि चुनाव का समय है, 1-1% से बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। हम यहाँ पर ये सवाल हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हिमांशु के पास चलते हैं, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अलग अलग बूथ का आपने तस्वीरें दिखाई हैं। हिमांशु, आमतौर पर क्या पैटर्न आपको दिखा है, और ये जो आखिरी 1 घंटा अब उसमें भी 45 मिनट बचे हैं, उसमें क्या थोड़ी भीड़ बढ़ रही है या अभी भी सामान्य है, वैसे ही है? देखिए, बिल्कुल श्वेता, जिस बूथ पर मैं था अभी तक, वहां पर लगातार भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी, वोटिंग लगातार हो रही थी। जितने लोग वोट करके जा रहे थे उतने ही लोग आ रहे थे। लेकिन एक चीज जो मुझे अभी पता चली है, क्योंकि मैं बीजेपी दफ्तर आया हूं, और बीजेपी दफ्तर के अंदर कुछ चीजों को लेकर जो वोटिंग स्लो हो रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो कॉल सेंटर है वो लगातार अपने 50,000 कार्यकर्ताओं को फोन कर रहा है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बाहर लाएं, वोट कराएं। यानी कि जो पेज कमेटी है, हर पेज कमेटी में 5 मेंबर होते हैं और एक उस पेज कमेटी का अध्यक्ष होता है। उस अध्यक्ष को फोन किया जा रहा है कि आप जाइए, वोट कराइए। जिनके रिपोर्ट्स नहीं आए हैं अभी तक, क्योंकि हर पेज कमेटी जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ी हुई है और वो बता रही है कि देखिए हमने अपने 5 मेंबर्स का वोट करा दिया है। तो जिनके नहीं हुए हैं उन लोगों को कॉल जाना शुरू हो चुके हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सजग है इस वक्त कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, शहरी क्षेत्रों में हो। कल भी इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी कि आप शहरी क्षेत्रों में वोटिंग जो है वो कम ना हो। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुद चर्चा की थी CR पाटिल और गृह मंत्री अमित शाह ने, और ये रहा था कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो किसी भी तरीके से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज भी वो कम है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कॉल सेंटर है ना, मैं जिस जगह हूं, मैं अपने कैमरामैन संजीव कुमार से कहूंगा कि वो दिखाएं। यहाँ ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर कॉल सेंटर बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, और इस एरिया से लोगों को कॉल जा रहे हैं कि आप अपने अपने इलाके में जाएं, लोगों को बताएं कि वोटिंग के लिए भी समय बचा हुआ है और आप जाके लाइन में लगे। एक चीज और है, अगर कोई भी व्यक्ति 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाएगा, चाहे कितना भी समय लगे, उनको मतलब उनको वोट करने दिया जाएगा, चाहे वो कितनी भी लंबी लाइन हो, कितना भी स्लो प्रोसेस हो। एक बार अगर आप मतदान केंद्र में 5 बजे तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वोट करने के लिए इजाजत नहीं होती। अगर मतदान केंद्र के अंदर आप आ गए हैं, उस प्रीमिसेस में आ गए हैं, तो आपको वोट करने दिया जाएगा। ये तय होता है और हम लोग देखते हैं शाम को सबको मत का अधिकार मिले। और वहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, जैसा गोपी भी अभी तस्वीरें दिखा रही थी, वहां पर भी लोग परेशान हैं, लेकिन अगर लाइन में लगे हुए हैं तो उनका वोट डलेगा, उनका वोट पड़ेगा। हम आपको दिखाते हैं कि आज किस तरह की राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है, क्या बातें की जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल। सुनिए। गुजरात में लोकशाही का पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम चरण के मतदान पूर्ण हो गए हैं, आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। ये दफा हम भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के सारे नंबर से ये चुनाव भी हम जीते। गुजरात में लोग आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब देखिए कि जो समस्याएं गुजरात की है, अपने मुख्यमंत्री बार बार क्यों बदले, पूरा प्रधानमंडल आपको खारिज क्यों करना पड़ा। वरना आप देखिए, मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, पंजाब से थे, एक दिन जाते थे, 1 या 2 जनसभा करके कहते थे कि मुझे पूरा देश देखना है, आपको लगता है मैंने अच्छा काम किया है तो पंजाब में मेरी सरकार बना देना। आज हमारा अर्थतंत्र लुढ़क गया है, लोग परेशान है, और प्रधानमंत्री जी देश को छोड़ के रोड नाप रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, छोटे छोटे शहर में 4-4 बार 15 दिन में जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि गुजरात में लोग इनसे बहुत नाराज। आखिरी आधे घंटे की वोटिंग जारी है, आखिरी आधे घंटे की वोटिंग जारी है। 3 बजे तक हमने आपको बताया था 50% से कुछ अधिक औसत मतदान, और जो लगभग 4 बजे तक जो आप जानकारी दे रहे हैं कि औसतन
55% के आसपास की वोटिंग हुई है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि कुछ इलाके हैं जहां पर आपको एक स्वस्थ वोटिंग दर दिख रहा है, शहरी इलाकों में वो नहीं दिख रहा है। और वही जो उदासीनता की बात हम कर रहे थे, क्यों, क्या मतलब ये तो दो पक्ष हो सकते हैं ना सर, इसमें एक की सत्तारूढ़ संतुष्ट है या दूसरा पक्ष उदासीन है। कुछ तो चल रहा है कि गुजरात जैसा राज्य जो जागरूक नजर आता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा। देखिए, जो अभी उदासीनता दिख रही है वो पहले चरण में भी हमें दिखाई दी थी, क्योंकि 2017 में औसतन करीब 69% लोगों ने वोट किया था। अगर इस बार के दूसरे चरण का वोट प्रतिशत और पहले चरण का वोट प्रतिशत मिला दे तो करीब अभी ऐसा लगता है कि वो 62-63% तक रुक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 से 6% की कमी रहेगी। ये अगर कमी रहती है तो इसका मतलब ये है कि गुजरात में जो ऐसा कहा जाता है कि शिक्षित वर्ग है, वो शिक्षित है लेकिन समझदार कितना है वो एक अलग बात है। लेकिन ये वोट परसेंटेज अगर कम हो गया तो समझ लेना कि वो समझदार कम है, जो 2017 में थे उसमें से कम हो गए। एक बात इसमें यह भी देखी जाएगी कि गुजरात एक विकसित राज्य है, ऐसा कहा जाता है। वाइब्रेंट गुजरात की काफ़ी समिट्स यहाँ हुई और काफ़ी पूंजी निवेश आ रहा है, हुआ भी। लेकिन अगर इस विकास का मायना ये होता है कि लोग उदासीन हैं, वोट करने नहीं जाते, तो शायद उनको ये लग सकता है कि जो विकास हुआ है वो उनकी जेब में नहीं गया, उनके घर में नहीं गया, ताकि वो विकास के नाम पर वोट देने के लिए नहीं जा रहे हैं। और तीसरी बात मुझे ये भी लगती है कि उनको लगता है शायद कि ये यही चलने वाला है, हम क्यों वोट करने के लिए जाए, हम क्यों अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये तीन सारी बातें हैं, विकास से लेके उदासीनता तक। और जितना भी वोट परसेंटेज कम होता है उसमें फायदा किसको होगा वो तो जो नतीजे आएंगे वही बताएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर शहरों में ये वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, इसका मतलब तो यही होगा कि शहरों में जो कमिटेड वोट है बीजेपी के वो उदासीन हो गए हैं और वो नहीं जा रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साहित हैं राजनीतिक पार्टियों के। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इसलिए पार्टियों के मैं पूछ रही हूँ कि जो ग्राउंड पर जो एक्साइटमेंट एक जैसे 2017 के चुनावों को हमने देखा, कांग्रेस का तो कल्चर ही ऐसा है कि मतलब उनके पास ना तो ऐसी डिसिप्लिन्ड कैडर है कि जो मतदान के दिन अपने कमिटेड वोटर्स को बूथ तक ले जाने के लिए खड़ी रहेगी। तो कांग्रेस के लिए ये ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हम भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटेड एक वर्कफोर्स है जो अपने वोटर्स को बूथ तक ले जाने में माहिर है और वही है जो अपने प्रति मतदान करवाता है। सबसे बड़े ताजुब की बात यह है कि शहरी विस्तार में इस बार वोटिंग कम होने के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है उसकी कहीं नाराजगी तो नहीं है। ये भी एक वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो डेडिकेटेड वर्कर्स है वो शायद किसी ना किसी वजह से आज काम के लिए बाहर नहीं निकला हो। दूसरा ये भी हो सकता है, हम दोनों की बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है लेकिन वो कांग्रेस को अभी भी डिजर्व नहीं मानते हैं कि कांग्रेस सत्ता के योग्य है, तो वो वोट के लिए नहीं निकल रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा भी लग रहा है जो कांग्रेस के लिए नुकसानकारक है कि कांग्रेस 2017 में 77 सीट देने के बावजूद भी एक इफेक्टिव ऑपोजिशन का रोल अदा नहीं कर पाई है, पूरी तरह से विफल रही है। तो कांग्रेस को भी वोट देना मुनासिब नहीं है। और जो आम आदमी पार्टी है वो शायद जो उसने अपील की थी, एक सेंट्रल अपील की हमें एक मौका केजरीवाल को दो, तो शायद लोगों ने वो भी उचित नहीं समझा है। तो ऐसा जो एक कंफ्यूज वोटर है वो तीनों में से किसी को वोट देने की बजाय उसने शायद मुझे लगता है कि आज वोट नहीं देने का ऑप्शन फैसला किया। वजह जो भी हो और नुकसान नफा जिसका भी हो रहा हो,
लेकिन लोकतंत्र को थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आप एक सजग वोटर हैं, आपको निकलना चाहिए अपने घरों से। हम आपको सुनाते हैं कि हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जो कि दो ऐसे नेता जो पिछली बार बीजेपी का सरदर्द बनकर सामने खड़े थे, युवा नेताओं की तिकड़ी थी, उसमें जिग्नेश मेवाणी भी जुड़ जाते थे। अब जिग्नेश कहीं और अल्पेश और हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। यहाँ विकास की बात करें तो जिला बनाना है अपनी तहसील को। कुछ गांव ऐसे जहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके कारण पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पानी पहुँचाना है। तो निश्चित रूप से बिरम गांव के लोग विकास को और मजबूत करने के लिए वोट डाल रहे हैं, और गुजरात के लोग सुरक्षा और सलामती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में कायम की है उस पर वोट डाल रहे हैं। कौन से एंटी इनकम्बेंसी जो काम किया, हेल्थ सेवा का, जो एजुकेशन सेवा का, जो सड़कें अच्छी की, जो लोगों को प्रोटेक्शन दिया, हर लोगों के खेत तक पानी पहुंचाया, क्या विकास का मुद्दा वो एंटी इनकम्बेंसी है? जो लोग रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, मैं आपको दावे से बोल दूं, जब हम बोलते हैं कि 150 से ज्यादा भाजपा की सीटें आएगी, तो 150 से ज्यादा सीटों, ये कॉर्ड कर ली गया मेरा निवेदन, 150 से ज्यादा सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अहमदाबाद में बड़ी कम वोटिंग हो रही है। आप लोगों में से कितने लोग वोट डालकर आए हैं? कितने लोग नहीं डालकर आए हैं? आपका भी है वोट। चलिए, वोट डालने के बाद घूम रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। वोट डालने के बाद कितने लोग वोट नहीं करके आए हैं? नहीं किया है, नहीं किया है। देखिए, इसमें भी वो नाम आ जाते हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। वो बाहर से, जिन्होंने बाहर के वोटर है। अच्छा, वोटर नहीं है इसलिए, बाकी सबने वोट डाला है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो सजग वोटर हैं वो घूम रहे हैं। लेकिन संजय जी, मुझे 2007, 2012, 2017 तक पिछली बार भी सड़क पर ना एक तरह से एक संघर्ष नजर आता था राजनीतिक पार्टियों में भी। कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि थोड़ा सा एक पत्रकार के तौर पर भी, एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए भी थोड़ी कमी उसमें नजर आई, तो ये गलत नहीं होगा। और ऐसा नहीं हो सकता है जहां भी आप जाएं वहीं पर आपको कम देखने के लिए मिल जाए। तो ये चीजें थोड़ी सी समझ में आनी, क्या इसके लिए हमें नतीजे के दिन का इंतजार करना चाहिए कि हम उस दिन आकलन करें, उस दिन विश्लेषण करें, या फिर जो जमीन पर दिख रहा है उसकी कोई आज ही वजह हम समझ सकते हैं? नहीं श्वेता जी, देखिए, जिस बात का जिक्र कई बार किया गया और कई लोग कर रहे थे कि हम कह रहे थे ये फ्लैट चुनाव है। फ्लैट का मतलब बहुत उत्साह नहीं दिख रहा, या फिर ये कहें कि ना तो प्रो इनकम्बेंसी है ना एंटी इनकम्बेंसी है, तो बहुत एक शांत सा माहौल दिखाई पड़ रहा था। तो इन सब का जो आउटपुट है वो मुझे लग रहा है टर्नआउट बता रहा है। पहले चरण में भी 4-5% कम हुआ, दूसरे चरण में भी देखें तो 4-5% कम होने की पूरी गुंजाइश है। अगर आप 2017 का देखें टर्नआउट तो 68% था, 2012 में भी 71% था। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर पिछले दो चुनावों को देखें तो तकरीबन 69-70% मतदान होता रहा, और इसी को बेंचमार्क मानना चाहिए। उसके पहले को हमें बेंचमार्क नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2007 से तुलना करें तो कह सकते हैं टर्नआउट तो बढ़ गया। 2007 में 60% मतदान हुआ था, लेकिन वो बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे अलग अलग राज्यों में, तकरीबन सारे राज्यों में बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे राज्य अपवाद हैं जहां पहले से ही बहुत हाई टर्नआउट 80, 84, 90% रहा है। लेकिन अगर आप साधारण साइज के, जिस साइज का राज्य गुजरात है, राजस्थान है, तेलंगाना है, आंध्रा है, साइज का मतलब मैं नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी या असेंबली कंस्टिट्यूंसी का जिक्र कर रहा हूं, आमूमन सारे राज्यों में आपको बढ़ता हुआ मतदान दिखाई पड़ेगा। पता नहीं गुजरात में इस बार क्यों घट रहा है, और मुझे लगता है घटने का कारण, कई कारण है। ये उदासीनता ये कि बीजेपी सरकार से बहुत संतुष्टि नहीं है। कई ऐसे आंकड़े बताते हैं कि अगर आप बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, तमाम मुद्दों की बात करें, तो लोग कहते हैं कि सरकार का कामकाज बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन विपक्ष ने कोई एक तरह से उत्साह नहीं जगाया। कांग्रेस को देख लें, आम आदमी पार्टी को देख लें, कम से कम मैं ये कह सकता हूं अपने आंकड़ों के जरिए, लोगों के बीच में ये उम्मीद थी कि एक तीसरा विकल्प उभर के आए, लेकिन लोगों को ये नजर नहीं आया कि कोई भी दो पार्टियां जो बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं इस स्थिति में है कि बीजेपी को हरा पाए। तो मुझे लगता है उस निराशा का ये आउटपुट है, या उस निराशा का ये जो विनोद जी, जो सवाल आप भी पूछ रहे थे और केतन जी ने जो जवाब दिया कि एक तरह से एक ढांचा पूरा रहता था और आपको दिखते थे कि लोग वोटरों को लेकर आ रहे हैं, वो चीजें आज कॉल सेंटर से वो कॉल जरूर जा रहे हैं, लेकिन आखिरी 1 घंटे में हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। देखिए श्वेता,
गुजरात के लगभग पिछले 20-25 साल में मैंने सारे चुनाव कवर किए हैं जाके खुद, वो लोकसभा के रहे हों या विधानसभा के रहे हों। 2002 का चुनाव जो हुआ था वो गोधरा और उसके बाद जो हिंसा हुई थी उसके आलोक मतलब उसके बाद हुआ था, उसके आफ्टरमाथ में हुआ था, तो उसमें एक अलग तरह का माहौल था। 2007 का चुनाव केशुभाई पटेल के का जो खेमा था वो बीजेपी से अलग होकर के कांग्रेस में 40-45 लोग शामिल हुए थे, गोवर्धन झड़फिया और नरेश वल्लभ भाई कथिरिया, बहुत सारे लोगों की बगावत के उसमें हुआ था। उस समय बड़ा गुजरात में बड़ी हलचल थी, राजनीतिक हलचल। 2012 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के नारे के साथ हुआ था और हर गुजराती की इच्छा थी कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए 2012 में बीजेपी को जिताना ही जिताना है। 2017 का चुनाव पाटीदार अनामत आंदोलन और पिछड़ों के आरक्षण के आंदोलन और जिग्नेश मेवानी के दलित आंदोलन, इन 3 आंदोलनों के माहौल में हुआ। तो ये लगातार जितने चुनाव मैंने गिनाए इनमें सामाजिक और राजनीतिक हलचल बहुत तेज थी गुजरात में। ये पहला चुनाव है जो बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी उसमें हुआ और इसमें कोई हलचल नहीं हुई। मतलब मैं खुद नहीं आया, मुझे भी कोई टेम्पटेशन नहीं हुआ कि मैं गुजरात जाके गांव-गांव घूमूं, जबकि पहले सारे चुनावों में घूमा। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब कोई भी चुनाव किसी बड़ी घटना के बाद होता है तो उसका जो असर होता है वो शायद इस बार एमसीडी का चुनाव चल रहा है दिल्ली में, लेकिन अभी समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।